डायरी के पन्ने हवाओं के झोंके से अचानक उड़ने लगे। रश्मि जल्दी से किचन में चाय उबलती छोड़कर दौड़ पड़ी बालकनी में फैलाए हुए कपड़ों के लिए। वो जल्दी जल्दी सब कुछ समेटने लगी। लेकिन ये जिंदगी है, यहाँ आप कितनी भी रफ्तार से क्यों न सब कुछ समेट लेने की कोशिश करें, मगर कुछ न कुछ छूट जाता है। उसका दुपट्टा भीग चुका था। रश्मि कपड़ों को हॉल में एक एक करके फैलाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसने किचन में चाय चढ़ा रखी है। वो वहां से तुरंत किचन में पहुंच गई। थैंक गॉड चाय जली नहीं, लंबी सांस भरते हुए रश्मि ने कहा। उसने गैस बुझा दी और चाय को एक कप में लेकर बालकनी के पास आ गई। ये जुलाई महीने में इतनी बारिश क्यों होती है? रश्मि को बारिश जरा भी पसंद नहीं थी। अगर उसके बस में होता तो वो कभी भी बारिश होने नहीं देती। लेकिन हर चीज़ इंसान के बस में कहाँ होती है। तभी बेडरूम से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। निक जाग गया था। रश्मि ने चाय को वहीं रख दिया और बेडरूम में जाकर निक को गोद में उठा लिया। अरे बाबा, मेरा बेटा जाग गया, मम्मी का राजा बेटा। ऐसा करते हुए निक को दिलाते हुए वो बालकनी में आ गई। बचपन भी कितना अनोखा होता है। बच्चे छोटी छोटी बातों में रो देते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि बड़े होने पर आप चाह कर भी रो नहीं सकते। बालकनी के पास निक को गोद में लिए हुए रश्मि बाहर बारिश को देख रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे याद आया उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी जब उसने आखिरी बार मयंक को देखा था। उसे कहाँ पता था कि इसके बाद वो कभी उससे नहीं मिलने वाली थी। यही कारण था कि रश्मि को अब बारिश अच्छी नहीं लगती थी। उसे हमेशा यही लगता है कि अगर उस रात बारिश नहीं हो रही होती तो आज। निक ने अपने नन्हे हाथों की छोटी छोटी उंगलियों से रश्मि के गाल को छूने लगा। वो अपनी यादों के सफ़र से कोलकाता के इस छोटे से फ्लैट की बालकनी में वापस आ गई। निक उस समय अपनी माँ रश्मि की गोद में था। उसने तो मयंक को देखा ही नहीं था। उसने तो कभी ये जाना ही नहीं कि पापा कैसे होते हैं। निक अब 3 साल का हो गया था। इन बीते 3 सालों को रश्मि ने अकेले ही मयंक की यादों और निक के सुनहरे भविष्य के सहारे ही कटी थी। उसने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन घर वालों ने कई बार उसे समझाया था कि तुम दूसरी शादी कर लो। तभी फ़ोन की घंटी बजी। माँ थी। उसने फ़ोन उठाया और माँ ने हेलो बोलते ही कहा, रश्मि तुम कब तक इस तरह ज़िंदगी काटोगी? मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि शादी कर लो, लेकिन तुम। और माँ चुप हो गई। थोड़ी देर बाद पापा ने फ़ोन ले लिया। रश्मि तुम कल फ्री हो? अगर नहीं हो तो तुम कल टाइम निकाल लेना। तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, उससे मिल लो। रश्मि कुछ कह पाती कि फ़ोन कट गया। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था, एक ऑर्डर था। वो समझ गई थी और अधूरे मन से खुद को कल जाने के लिए तैयार किया। अगली सुबह वो अपनी पुरानी ब्लैक जींस और हरे कलर का कुर्ता पहनकर आईने के सामने कुछ देर तक खुद को आईने में एकटक देखती रही। उम्र 30 की हो चली थी। एक बच्चे की माँ होने के साथ साथ वो अब एक औरत थी। हाँ, औरत। समाज की उन तमाम औरतों की तरह जिन्हें हर पल हर घड़ी उनकी औरत होने का एहसास दिलाया जाता है। उसने अपने माथे पर एक बिंदी लगाई और निक को गोद में लेकर वो चल पड़ी। इतने लंबे जाम के बाद वो 1 घंटे में पापा के द्वारा बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां कोने में एक टेबल पर करीब 29-30 साल का एक शख्स शायद उसी का वेट कर रहा था। उसने रश्मि को देखते ही हवा में हाथ हिलाया और रश्मि को अपने पास बुलाया। हेलो रश्मि, मैं सुमित। सुमित ने फॉर्मली कहा। ये निक है ना? रश्मि हैरान हो गई कि इसे निक के बारे में किसने बताया। सुमित ने आगे कहा, अरे वो अंकल ने मुझे निक के बारे में बताया था और तुम्हारे बारे में भी। वेटर। सुमित ने वेटर को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, 1 कॉफ़ी एंड यू? रश्मि से पूछा। 1 कैपुचिनो, रश्मि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। और हाँ, 1 आइसक्रीम। वेटर के जाने के बाद सुमित ने बातों का सिलसिला जारी रखा और जो बात नौकरी और हॉबीज से शुरू हुई थी वो कॉफ़ी के ख़त्म होने तक शादी की तारीखों तक पहुंच गए। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
रश्मि इस प्रश्न से थोड़ा सा सोच में पड़ गई और बिना कुछ कहे वापस आ गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और निक गाड़ी के बैक सीट पर ही सो गया था। रश्मि ने कार को सोसाइटी के पार्किंग में पार्क किया। निक को गोद में लिए हुए फ्लैट पर आ गई। रश्मि ने दरवाज़ा खोला। निक को बेडरूम में सुलाकर उसने फ़ोन देखा तो उसमें 40 मिस कॉल थे। तभी एक बार फिर फ़ोन बजा। माँ का ही था। रश्मि ने फ़ोन उठाया नहीं कि माँ ने सवालों की बौछार कर दी। फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने? कहाँ थी तुम? कैसे लगा सुमित? तुम्हें पसंद तो है ना? रश्मि अभी चैन की सांस ले पाती कि पापा लाइन पर आ गए। सुमित को तुम बहुत पसंद हो बेटा, वो तो तुम्हारी ही बातें कर रहा है। मैंने फ़ोन किया था उसे और सबसे अच्छी बात यह है कि सुमित को निक से कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐतराज़? ये शब्द सुनते ही रश्मि मानो पत्थर की बूंद की तरह खामोश हो गई। उसने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐतराज़, यही एक शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ऐतराज़ क्यों? और ऐतराज़ होना भी क्यों चाहिए? निक तो आखिर मयंक की अंतिम निशानी है। उसके बाल बिल्कुल मयंक की तरह है और आँखें, वो तो पूरी तरह से उसी की है, बड़े बड़े ब्राउन कलर की। इसी उधेड़बुन में रश्मि खोई थी कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बजी। अननोन नंबर था। उसने कॉल पिक की तो पता चला सुमित की कॉल थी वो। हेलो रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? उसने इतने फिक्र के साथ पूछा मानो वो मेरे बचपन का दोस्त हो या मुझे कितने सालों से जानता हो। हाँ, आई एम ओके, रश्मि ने धीरे से कहा। अभी तुम्हारे पेरेंट का फ़ोन आया था। मैंने तो उनसे हाँ कर दी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे? रश्मि ने इस बार कॉल नहीं काटा और न ही खामोश रही। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरा जवाब सुनना चाहते हो, पर क्या तुम मुझे आज रात का वक्त दे सकते हो? मैं कल तुम्हें बताती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, यू टेक योर टाइम। ये कहकर सुमित ने फ़ोन काट दिया। रश्मि ने फ़ोन को वहीं बेड पर रख दिया और निक के सर पर हाथ फेरते हुए बार बार घर वालों और सुमित के बारे में सोचने लगी। एक तरफ घर वाले थे जो चाहते थे कि एक बार फिर से मैं घर बसाऊं और दूसरी तरफ सुमित था जो मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी न सिर्फ मुझे बल्कि निक को भी अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन फिर भी एक अजीब सी उधेड़बुन में वो खोई हुई थी। बार बार रश्मि सोचती, क्या मुझे पापा की बात मान लेनी चाहिए? आखिर वो मेरा भला ही तो चाहते हैं और सुमित, वो भी तो अच्छा है। हर चीज़ जानने के बावजूद भी वो मेरे फैसले का इंतज़ार कर रहा है। रात इसी उधेड़बुन में निकल गई। सुबह के करीब 8 बजे थे। उसने सुमित का नंबर कॉल हिस्ट्री से निकाला और कॉल किया। यस रश्मि, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल, सुमित ने फ़ोन की दूसरी तरफ से कहा। रश्मि ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, सुमित, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो। जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। लेकिन आई रियली सॉरी, आई थॉट अलॉट बट आई कैन नॉट मैरी अगेन। वी कुड बी अ ग्रेट फ्रेंड। और दोनों तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया।